साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन। तो जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे पार्ट्स को कवर किया, छोटे-छोटे लेक्चर्स में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर किया और उसके अलावा हमने एक ब्रॉड टॉपिक सेल सिग्नलिंग को कवर किया। बट आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, बस हम यहाँ पर कुछ अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में ज़िक्र करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए होगी और कुछ आपके चीज़ों को लेकर एक पर्सपेक्टिव को बदलने की कोशिश होगी एग्ज़ाम्स को लेकर, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे साझा करना चाहूँगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी इस समय तो अभी कोई नोटिफ़िकेशन आपके पास नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम्स को लेकर। बट यहाँ पर जैसे कि आने वाले टाइम में आईसीएमआर का एग्ज़ाम आने वाला है, ये आप जानते हैं, हालाँकि अभी इसकी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आई है और हो सकता है कि आपने अभी रिसेंट में डीबीटी का एग्ज़ाम दिया हो, या तो आपके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे या आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी जिसकी वजह से अभी आप थोड़े सप्रेस होंगे, या हो सकता है कि आपका वहाँ पे अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं हुई होगी। बट ये थोड़ी-सी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब आपके सामने कोई डेट नहीं होती है या कुछ नहीं होता है, या हो सकता है आप 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हों, आपको निराशा हाथ लगी हो, तो उस समय आप थोड़े-से अपने आप को डाउन महसूस करते हैं और डेट भी नहीं सामने है, तो हो सकता है कि आप इस टाइम में कुछ कर नहीं रहे हों, मीन्स अभी बहुत ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी नहीं आ पा रही हो। तो बेसिकली मैं उसी चीज़ के लिए बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टाइम है और इसमें हमें कैसे प्रयास करते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो सबसे बड़ा सजेशन है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप इस एग्ज़ाम को, मेरा ऐसा है, बाकी मैं आपको उससे शेयर करता हूँ। आपको जो एग्ज़ाम देने को मिलता है वो सीएसआईआर होता है, ठीक है? इसके अलावा आप आईसीएमआर देते हैं, आप या डीबीटी देते हैं, राइट? अब मेरा जो आपसे जो कंसर्न है वो ये है कि आप प्लीज़ इस एग्ज़ाम को इंडिविजुअल देखना छोड़ दीजिए। आपको शायद इस बात पे यकीन कर पाना मुश्किल होगा, बट मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है। आप इन एग्ज़ाम को अदर दृष्टिकोण से देखना छोड़ दीजिए और आप अपने दिमाग में केवल एक बात को रखिए कि हम जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और शायद ये बहुत बड़ा आपके अंदर चेंजेस लाएगा आपके एटीट्यूड में कि आप जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको डिफरेंट 3 एग्ज़ाम देने को मिल रहे हैं जो 3 डिफरेंट एजेंसी कंडक्ट कराएँगी। थर्ड चीज़ ये है कि चूँकि आपको भी पता है कि आप अगर चाहे मास्टर्स आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, मास्टर्स आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप बायोकेमिस्ट्री से हो, ज़ूलॉजी से हो, बॉटनी से हो, या किसी भी सब्जेक्ट से आप हो सकते हैं। बट अगर आप नोटिस करते हैं तो जो भी एग्ज़ाम में लिखा जाता है वो सब्जेक्ट क्या होता है? वो लाइफ़ साइंस है। लाइफ़ साइंस का मतलब है कि आपको सब कुछ, एकदम सरल भाषा में अगर आप इसको समझना चाहें तो बायोलॉजी, ठीक है? तो पहली चीज़ तो अगर आप किसी भी मास्टर्स में हैं कि मैं ज़ूलॉजी का हूँ, तो मुझे ज़ूलॉजी ज़्यादा अच्छी आती है, या बॉटनी मेरे लिए कम सही है, बायोकेमिस्ट्री का हूँ, तो मैं बायोकेमिस्ट्री करूँगा, माइक्रोबायोलॉजी हूँ। तो सबसे पहले तो आप इन सब चीज़ों से हट कर निकल के 2 चीज़ों को अपने दिमाग को शिफ्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पे इसको हाइलाइट कर देता हूँ। एक तो आप अपने आप को जेआरएफ पे शिफ्ट कर लीजिए कि मैं जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और दूसरा मैं लाइफ़ साइंस और बायोलॉजी के लिए मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये 2 बातें आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये लगता है कि ये डिफरेंट एग्ज़ाम है, इसके लिए मुझे डिफरेंट पढ़ाई करना है, आईसीएमआर के लिए डिफरेंट करना है और सीएसआईआर के लिए डिफरेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है, तो आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स वैसे ही आएँगे। और जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि ये मैंने सिलेबस अभी मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था, ये बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है। तो अगर आप इस सिलेबस को देखते हैं, जैसे आप फर्स्ट नज़र में अगर आप ये देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, या आप अगर फर्स्ट पेज पर भी चले जाते हैं, बायो प्रोसेस है, फिर इसको लेकर ऐसे करके 13 पेज का पीडीएफ है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आप इसको ही देखकर बहुत ही ज़्यादा आप दिक्कत में आ जाते हैं कि अरे! मुझे इतनी चीज़ें पढ़नी है, इतनी चीज़ें कवर करनी है। बट मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस एग्ज़ाम को इस साल दिया है, या अगर आपने नहीं भी दिया है, तो आप इस पेपर को उठाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैं अपने लिंक में अपलोड भी कर दूँगा। तो आप उसको देखिएगा और आपको ये लगेगा कि कुछ एक ऐसी ही चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं,
और क्या आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या मैंने जो एक नॉर्मल बायोलॉजी के प्रोसेस होते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, नॉर्मल अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपसे क्या अपेक्षाएँ हो सकती हैं? कि आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती होगी, मतलब रेप्लिकेशन से लेकर ट्रांसलेशन तक की स्टोरी, ठीक है? सेल बायोलॉजी आपको आती होगी, राइट? टेक्निक्स आपको आती होगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इम्यूनोलॉजी, आप कॉमन सेंस से सोचिए, अभी कोविड ने जिस तरीके से आपके चीज़ों पे इफ़ेक्ट किया है, वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा बात हो रही थी। तो एग्ज़ामिनर पेपर बनाएगा तो वो इम्यूनोलॉजी से तो क्वेश्चन देगा ही देगा ना। इम्यूनोलॉजी हो गया, इसके अलावा बायोटेक का ज़माना है, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन्स आएँगे या एग्रोबैक्टीरियम हो गया, मैं इस तरीके से डिटेल में इसको कवर करूँगा, मतलब कुछ टॉपिक्स जो कि फ़ेवरेट हैं, जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप अपने मतलब खुद पर सोचिए, जैसे मान लीजिए कि जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है? रेस्पायरेशन है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल किसी का भी हो। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ कि आप प्लांट का देखिए, एनिमल का देखिए। आप ये सोचिए क्या आपने इसमें अच्छी एफिशिएंसी दिया? बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है? जहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं, क्या आपने यहाँ पे अपना अच्छा इफ़ेक्ट दिया? एफिशिएंसी दिया? ठीक है? तो शायद जवाब होगा कि हमने नहीं दिया, ठीक है? और उसको नहीं देने का कारण क्या था? तो उस नहीं देने का कारण आपका केवल इतना था कि आप जो इतने बड़े सिलेबस को देखकर आप एक-एक यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज़ दैट ये मेरे नज़र के सामने भी पड़ गया है, तो मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि आपने पढ़ा प्लियोट्रॉपी, जेनेटिक्स है, हार्डे-विनबर्ग है या इसके अलावा एलील है, मल्टीपल एलील है, मैटरनल एलील, मतलब आप एक-एक चीज़ पे ही चले गए, ठीक है? बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डीएनए बार कोडिंग है, आप इसको ही पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा दिए, मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल एक अपना माइंडसेट रखना है। इसी तरीके से अगर आप सीएसआईआर, एचआरडीजी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो इन्होंने तो 13 यूनिट दे रखा है, ठीक है? और जो यूनिट में बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद अगर आप पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो आप इसी में ही समाप्त हो जाएँगे। दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, तब तक आपका बैंड बज जाएगा। तो शायद इस तरीके से आपको नहीं अप्रोच रखना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब पढ़ाई करेंगे तो आप जिस तरीके से आपने कार्बोहाइड्रेट उठाया, तो वो कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़ेंगे तो उसी समय ही आप इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है? जहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि ये सुक्रोज़ है, ये डाइसैकाराइड है, ये क्या है, इसके रिएजेंट क्या है, और इसी समय ही हम इसके पाथवेज़ को भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपकी एक साथ कवर हो जानी चाहिए। इस तरीके से मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जिस तरीके से आप उस सब्जेक्ट्स को आप कवर कर सकते हैं और फिर आप देखिए बहुत चीज़ों को आपको मिक्स नहीं करना है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि आप बायोलॉजी समझ के आप पढ़ाई करिए, सारी चीज़ों को आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपने मैं ज़ूलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं बॉटनी नहीं पढ़ूँगा, मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ, मैं ज़ूलॉजी नहीं पढ़ूँगा, या मुझे जेनेटिक्स से बहुत डर लगता है। ठीक है, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। कभी-कभी एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया कि ट्राइसोमी से लेकर पूछ लिया, ठीक है? आपने सोचा कि यार मुझे जेनेटिक्स नहीं आती है, मैं नहीं पढ़ूँगा। आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया और आप खूब ढेर सारा कैंसर पढ़ के गए, सेल सिग्नलिंग पढ़ के गए, फोटोसिंथेसिस पढ़ के गए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर एग्ज़ामिनर क्वेश्चन बनाने पर आ जाएगा, तो आप ये वाले भी क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है? और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कभी भी उनका क्वालीफाई नहीं होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है? क्वालीफाई उनका होता है जो पहली बात तो स्मार्ट स्टडी करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि जब आप क्वेश्चन पेपर देते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। मान लीजिए कि आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में आप क्रॉसिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? क्या कभी आपने इस बात को नोटिस किया कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व तो कर ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपके बुक में दिया हुआ है और आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, आप खुश हो गए, हैप्पी हो गए, राइट? लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये क्वेश्चन आपने कितने मिनट में सॉल्व किया? अगर आपने 5 मिनट में सॉल्व किया या इवन मैं कहूँगा आपने 2 मिनट में सॉल्व किया, 3 मिनट में सॉल्व किया, तो ऐसे केसेस में क्या है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि एग्ज़ाम में आपने अपने 5 से 10 मिनट अगर आपने दे दिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जहाँ पे ये भी नहीं श्योरिटी है कि आपके ये एकदम सही ही होगा, ठीक है? तो ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, वो आपको नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग पे आपको कंट्रोल रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो जितना कम नेगेटिव मार्किंग करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा करके आता है, सिलेक्शन उसी का होता है। जो आपके टॉप 10s होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है?
मान लीजिए कि आपके सीएसआईआर में जितनी सीटें हैं, आईसीएमआर में 120 है, डीबीटी ने इंक्रीज़ कर दिया है, जो भी इनके पास 375 से 400 सीटें हैं, उसके नीचे जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे क्वालीफाई करते हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कम नेगेटिव करके आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और रुकना नहीं होगा, आपको पेपर के लिए आपको हर दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा, पढ़ाई करना होगा और जैसा कि है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचिए ना कि मतलब आपको 3 डिफरेंट एग्ज़ाम देने को मिलना है, क्या ये कम है? मैं आपको बताता हूँ, आप शायद अगर नए होंगे तो आपको ये नहीं पता होगा, ये जो डीबीटी में बीटी लिखा हुआ है ना, ये 2019 2019 के पहले ये एग्ज़ाम केवल बायोटेक वाले स्टूडेंट देते थे, ठीक है? बट 2019 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 2019 से इन्होंने अपनी चीज़ों में चेंज किया और सभी स्टूडेंट को इन्होंने शामिल कर लिया, मतलब ऑल स्टूडेंट्स मतलब चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों। तो यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम जो है वो बढ़ गया, ठीक है? इसके अलावा आईसीएमआर आप देने को ही पाते हैं और सीएसआईआर आपका अपना एग्ज़ाम है ही है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको थोड़ा-सा अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, जिस तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम आ गया, आपने तैयारी की, आपने 2 महीने, 4 महीने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़िए। अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए। आपने फॉर्म भर दिया, जब आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो आप जब मान लीजिए कि आपका डीबीटी का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आपको बस ये चालाकी करनी है कि जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करेंगे, हालाँकि अब तो इन्होंने बीटी के नाम पर ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा बायोटेक देते हैं, बट फिर भी कुछ इनकी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व कराए, जहाँ पर ये मोलारिटी का क्वेश्चन देते हैं, कुछ स्टॉक सॉल्यूशन के काउंट कराते हैं, ठीक है? फिर इनका बायोटेक से क्वेश्चन आता है, एग्रोबैक्टीरियम से आता है, तो आप लास्ट मोमेंट पे उसको खूब ज़्यादा पढ़ कर जाएँगे, ठीक है? आप यहाँ के केस में आप जब रिवीज़न करने बैठेंगे, तो आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ के जाएँगे, आप मेडिकल बायोलॉजी नहीं कवर करेंगे, ठीक है? बस आपको इतनी स्ट्रैटेजी लगानी है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आईसीएमआर का पेपर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम यही होगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये सितंबर में कंडक्ट होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है? जहाँ तक बाकी नेक्स्ट मंथ के आस-पास इसकी नोटिफ़िकेशन भी आ जानी चाहिए। फिर भी अभी भी यहाँ से आपके पास 3 मंथ का समय है, ठीक है? तो आपको क्या यहाँ पे नाम से नहीं स्पष्ट हो रहा है कि ये मेडिकल रिसर्च का है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो प्लांट के नहीं पूछे जाएँगे? क्या क्या ये जब पेपर कंडक्ट कराएगी ये संस्था तो क्या आपसे ये पूछेगा कि प्लांट में पानी कैसे चढ़ता है या पानी कैसे उतरता है? बाकी मैं एक क्वेश्चन की एक्सेप्शन की ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन हो सकता है कि वो कुछ ऐसा पूछ ले, बट फिर भी आप ये सोचिए कि जब आप लास्ट मोमेंट पे मतलब आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 15 तारीख को एग्ज़ाम है और जब आप 10 तारीख को बैठेंगे तो आप क्या पढ़ाई करेंगे? आप प्लांट को रिवाइज़ नहीं करेंगे आईसीएमआर के लिए। अब मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आपको प्लांट के बारे में पता नहीं होना चाहिए, प्लांट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन्स आपसे पूछ लिया गया कि पानी कैसे चढ़ता है, उतरता है इवन या जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, तो आप ये ऐसे क्वेश्चन कर सकें, ठीक है? बट इस पेपर के लिए जब आप पढ़ाई करके लास्ट मोमेंट पे जब 5 दिन आप रिवाइज़ करेंगे, तो उस 5 दिन में आप क्या रिवाइज़ ज़्यादा करेंगे, जो मेडिकल से रिलेटेड होगा, फिज़ियोलॉजी से रिलेटेड होगा, कुछ जो इनके फ़ेवरेट्स टॉपिक होंगे, जो ये अक्सर अपने एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, ठीक है? बाकी जैसे फिज़ियोलॉजी का मैं कवर करता चल रहा हूँ, डायबिटीज़ है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे इस समय कोविड चल रहा है, तो वैक्सीन को लेकर एक क्वेश्चन जो है, तो ऐसे करके मतलब मैं कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स को कवर कर रहा हूँ कि जो मतलब आपको इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो वही चीज़ है, बाकी अभी आपका रिसेंट में एग्ज़ाम्स आपके बहुत सारे अभी आने वाले हैं, तो आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इन सिलेबस को भी देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस नहीं देखना है, बट आप प्लीज़ इन सिलेबस को देखकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत आइए कि अभी मेरा ये पार्ट रह गया, आपका मेरा वो पार्ट रहेगा और आप प्रॉपरली अगर आप उसको देखेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि अरे यार! इसमें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन्स आए हुए थे, ठीक है? बायोसिंथेटिक पाथवे के क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने कितने किए। ठीक है? तो आप उन चीज़ों पे थोड़ा-सा आप वहाँ पे देखिएगा कि आप उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जैसा कि अभी एग्ज़ाम्स में नोटिफ़िकेशन आने वाली है, तो फर्दर एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, वो आईसीएमआर ही होने वाला है। तो आप उस तरीके से इसको तैयारी कीजिए और अगर आप अभी इस वक़्त किसी भी एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन को लेकर बैठे हुए हैं कि अब वो नोटिफ़िकेशन आएगी और हम पढ़ाई करेंगे, तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप डेली पढ़ाई करते रहिए। हर दिन आप पढ़िए, रात को सोइए तो आपको लगे कि आज मैंने ये चीज़ों को इम्प्रूव किया और अगर आपका नहीं हुआ है, तो
कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो इश्यूज़ होंगे। बाकी एक पार्ट को मैं और यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि आप अपने अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से मैं स्मार्ट स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि अभी तक सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, वो कराने वाली जो संस्था है वो एनटीए है। हालाँकि आईसीएमआर का अभी तो नहीं पता है, बट मोस्टली सीएसआईआर जो होता है वो आईसीएमआर करा रहा है, ठीक है? आपका डीबीटी कराने वाला भी आई एनटीए ही है, बाकी फर्दर अगर आप किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं जो कैट-बी का कर रहे हैं, वो भी एनटीए करा रहा है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप आईसीएआर को फ़ोकस करते हैं, वो भी एग्ज़ाम जो है वो एनटीए करा रहा है, ठीक है? इसके अलावा जेएनयू एग्ज़ाम भी एनटीए करा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एनटीए के फ़ोकस पे पैटर्न पे रहना है और इसका सबसे अच्छा तरीका जो है, आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइएगा और या आप गूगल के आप प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिएगा एनटीए अभ्यास ऐप। ये एक ऐप है जो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस पेपर देते हैं, जहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। मतलब आप बहुत अच्छा ऐप है, वहाँ पे आप क्वेश्चन 3 घंटे का पेपर देंगे, बाकायदा वहाँ पे आपको पेपर देने के बाद आपको उसमें आंसर्स मिलेंगे, आपको पूरे उसके मिलेंगे कि आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस किए, कैसे किए, ठीक है? बेसिकली वो जो क्वेश्चंस होते हैं, वो वहाँ पे इन्होंने नीट लेवल का दिया हुआ है, बट फिर भी आपके एग्ज़ाम में भी वो बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि अगर इन ऐसे क्वेश्चंस पर भी अगर आपका कमांड हो गया ना, तो आपके जो मान लीजिए सीएसआईआर हो या डीबीटी हो, जहाँ पे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो शायद आपको थोड़ा-सा टाइम लगता होगा या आप नहीं कर पा रहे हैं कि आपको मेमोराइज़ करने में समस्या हो रही है। बट अगर आप इसको रोज़ सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएँगी और डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर 5 क्वेश्चन्स भी उसके इर्द-गिर्द आपको मिल गए और 5 क्वेश्चन्स में आपने केवल टिक करके आगे बढ़ गए, तो वो मान लीजिए कि नॉर्मल अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे होते, तो शायद आप उस क्वेश्चन्स में अपने 5 से 10 मिनट दे देते या अगर हम 1 मिनट भी मान लें, तो भी 5 मिनट आप अपना वेस्ट करते। जो आपका 5 मिनट सेव हो जाएगा, ये मैं एक छोटा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, क्या पता इसको सॉल्व करने के बाद बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ, कुछ चीज़ें क्वेश्चन्स आपको लगे कि यार ये तो सीधा सिंपल पूछ रहा था, ठीक है? या बहुत सारे प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे जो इधर-उधर के क्वेश्चन ही दे देता है, ठीक है? तो वो चीज़ें क्या होंगी आपके नंबर सेव होंगे, मार्क्स सेव्स होंगे, टाइम बचेगा, जो इनपुट आप जो आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसमें आप अपना टाइम लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ सारी स्टडी है, कुछ सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, स्ट्रैटेजी है, जिसको आप फॉलो करेंगे और अगर आप अभी तक किसी भी एग्ज़ाम्स के नोटिफ़िकेशन को लेके बैठे हुए हैं, तो आप उन चीज़ों को भूल जाइए। आप सोचिए कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप कभी भी पेपर दे दीजिए, आपका हो जाए। इसके अलावा आपका पढ़ाई से तो कभी फुर्सत नहीं होने वाला है क्योंकि कल को आप अगर यहाँ पे ये जेआरएफ एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, तो क्या कल आप पीएचडी के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? ये बताइए आप। अगर आपको ये लगता है तो आप जाके मेरे एक वीडियो देखिएगा जहाँ पे मैंने एसीएसआईआर फॉर्म का वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ पे मैंने साफ आपको दिखाया है कि जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें से एक सीसीएमबी है, जो अपना खुद एंट्रेंस कराता है। और अगर आप थोड़े से भी एक्टिव होंगे तो आपने देखा होगा एनआईआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसके लिए भी अगर आपके पास पीएचडी है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, नहीं तो आप इनका एंट्रेंस देंगे, ठीक है? तो आपको तो इससे नहीं बच सकते हैं ना, अगर आपको बड़ी इंस्टीट्यूट में जाना है तो भी आपको इंटरव्यू देना है। सॉरी एंट्रेंस देना है। इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप बड़ी इंस्टीट्यूट जाएँ, कहीं पर जाएँ, आपसे क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे और वो क्वेश्चन्स आपसे क्या पूछेगा ये आपको भी नहीं पता है। तो आपको तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, बाकी आपको किसी भी चीज़ों पर आपको कमांड भी बनाना है कि जब इंटरव्यू पैनल आपसे पूछेगा तो नहीं सर मुझको ये टॉपिक आता है, मुझको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, मुझको इम्यूनोलॉजी आती है, कुछ तो आप अपने बोलने के लिए रखेंगे। तो आपको पढ़ाई खत्म ही नहीं करनी है, आपको पढ़ते रहना है, जो कि इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो आप डेली पढ़ाई करिए, किसी एग्ज़ाम के नोटिफ़िकेशन के चक्कर में मत रहिए। बाकी बहुत ही जल्द आपका फॉर्म आने वाला है और जिन लोगों ने डीबीटी का फॉर्म भरा है, बेसिकली मैं ये भी बताता चलूँ बहुत ही जल्द एनटीए इसका स्कोर कार्ड रिलीज़ करने वाला होगा, ठीक है? जो कि विदिन 10 टू 15 डेज़ में ये पूरा मामला आपका क्लियर हो जाएगा। जिनका होने वाला होगा वो हो जाएगा उनका, फिर उसके बाद वो अपना आगे के लिए भी वो पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही आपको ठप हो जाना है। और जिन लोगों का यहाँ से नहीं हुआ है, वो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम मान के चलिए सीएसआईआर ने ऐसा अपने जो ट्विटर पे ट्वीट किया था, उसने बोला था कि मैं 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊँगा, ठीक है? तो अगर हम इसको सही मान लें और एक आपके पास आईसीएमआर है, तो यहाँ से भी आपके पास 3 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? और अब तो आप 3 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो आप उसके लिए अभी से ही आज ही से प्रिपेयर होना शुरू हो जाइए और आप ये मान के चलिए
कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो सितंबर तक हो जाएगा, ये आप मतलब इसको आप 90% मान के चलिए। तो अभी भी आपके पास 3 महीने का समय है और उसको वेस्ट मत करिए और पढ़ाई करते रहिए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।